सर अगर हम 2026 में रिच बनना चाहते हैं तो उसके क्या साइकोलॉजिकल हैक्स हो सकते हैं? क्योंकि हार्वर्ड की एक रिसर्च है, उसमें ये बताया गया कि जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो 80% आपके बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई है और 20% स्किल के साथ जुड़ी हुई है। अब सॉफ्टवेयर हाउसेस की ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह ये है कि इनके यहाँ स्किल वाले लोग होते हैं और जिनसे काम ले रहे होते हैं उसका बिहेवियर ग्रोथ वाला होता है। एक साहब मेरे पास आए और वो मुझे कहने लगे कि मैं आपको 1.5 करोड़ रुपए दूंगा और मुझे आपके 3 महीने चाहिए और मैंने आपके शोज कराने वहाँ। अब वो मेरी स्किल को ले रहा था। फिर एक साहब मेरे पास है, कहने लगे सर आपको एक बंदे ने 1.5 करोड़ की ऑफर की है, मैंने सुना। मैंने कहा तो उसने कहा कि सर उसको आपको पता है वो 3.5 करोड़ में बात कर चुका है। पैसे बचाने के वो कौन सी 3 स्मार्ट तरीके हो सकते हैं जिससे हम कम टाइम में फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं? आप सिर्फ एक ही तरीका अपना लें 3 की बजाय। आप एक लाइन खींच, आपके यहाँ 3 से 6 महीने का बैकअप होना आपका अमीर होना है। पाकिस्तान में एक इंसान की मिनिमम सैलरी ही 37,000 है, तो वो अपने बिल्स भी भरता है, साथ में वो सेविंग कैसे कर सकता है हर महीने? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कितने पैसे हर मंथ सैलरी से हम बचाएं तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ छोटे से छोटा बिजनेस भी। सेविंग का महंगाई से ताल्लुक नहीं होता। सेविंग का जो भी आपकी आमदनी है उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं उससे ताल्लुक। अगर हम 2026 में बहुत ज़्यादा जल्दी रिच होना चाहते हैं तो उसके क्या साइकोलॉजिकल हैक्स हो सकते हैं और पैसे बचाने के वो कौन से 3 स्मार्ट तरीके हैं जिससे हम कम अरसे में 2026 में अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं और अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं? ये सब कुछ हमें बताया है सैयद इजाज़ बुखारी साहब ने। सर अगर हम 2026 में रिच बनना चाहते हैं तो उसके क्या साइकोलॉजिकल हैक्स हो सकते हैं? जी, मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि हार्वर्ड की एक रिसर्च है, उसमें ये बताया गया कि जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो 80% आपके बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई है और 20% स्किल के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, जनाब बिहेवियर के साथ? जनाब अली, ओके, तो अमेजिंग। इसको आप हैक समझें या जो भी समझें, तो इसका मतलब अगर आपका बिहेवियर वैसा है तो आपके अंदर 20% भी स्किल है, आप ग्रो कर जाएंगे। आपने देखा होगा कि जिनके यहाँ स्किल है वो किसी की ग्रोथ का सबब हो रहे हैं। जरा इस पे गौर कीजिएगा। अगर एक स्किल वाला किसी की ग्रोथ का सबब हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर वो बिहेवियर नहीं है और वो बिहेवियर उसके पास है दोनों एक दूसरे के लिए मजबूर हैं। जनाब अली। तो अगर आपके यहाँ स्किल है और साथ बिहेवियर है ग्रोथ का, और बिहेवियर ग्रोथ का क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक मौका दिया काम करने का और आप उसके साथ जुट गए। आपने कहा मैंने अब इसके अलावा कुछ नहीं सोचना, और आप उसमें से वो चीजें निकाल कर लाए कि मैंने अगर आपको 10% शेयर रखा हुआ था तो मैंने कहा यार इसको तो 20% शेयर देना चाहिए, इसको तो 30% शेयर देना चाहिए, क्योंकि इसका बिहेवियर है ग्रोथ वाला। अब मेरे साथ जुड़ने वाला, आपके साथ किसी कारोबार के साथ जुड़ने वाला, अगर उसका बिहेवियर ग्रोथ वाला है तो वो तो स्किलफुल लोगों को से काम ले सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ये जो इदारे हैं, अपना सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, अब सॉफ्टवेयर हाउसेज की ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके यहाँ स्किल वाले लोग होते हैं और जिनसे काम ले रहे होते हैं उसका बिहेवियर ग्रोथ वाला होता है। वाह, क्या बात है, बेस्ट कॉम्बिनेशन जनाब अली। तो ये आपने हमने देखना। अब देखिए मिसाल के तौर पर आप लोग अपने इदारे को देख लीजिए, अब सारे स्किलफुल हैं, कैमरे वाले लोग भी स्किलफुल है, आप लोग स्किलफुल है, हर एक के पास स्किल है। तो आप अपनी स्किल को यूज कर रहे हैं किसके अगेंस्ट? अपनी मंथली इनकम के अगेंस्ट। यानी आपने कहा मेरे पास ये स्किल है और मुझे महीना इससे कमाना है, जो बेयर मिनिमम है। दैट्स इट। आपके यहाँ वो बिहेवियर तो नहीं है ग्रोथ वाला ना, और जिनके यहाँ बिहेवियर ग्रोथ वाले उन्होंने आपको रखा हुआ है, इसीलिए वो आपके ऊपर है और आप नीचे हैं। जनाब अली। आपके अंदर स्किल है लेकिन वो बिहेवियर नहीं वो है। बिहेवियर तो ग्रोथ होती है 80% बिहेवियर के साथ और 20%। ये तो हार्वर्ड की रिसर्च है जो मैं आपसे शेयर कर। और आई थिंक ऐसा होता भी है, ऐसा मैंने देखा भी है। ग्रोथ तो है ही बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई। अब देखिए मिसाल के तौर पर मुझे किसी ने कहा कि साहब आप जो है ना, मैं आपको अपनी एक मिसाल दूं जी। मुझे आज से कोई 8-10 बरस पहले की बात है, एक साहब मेरे पास आए और वो मुझे कहने लगे कि मैं आपको 1.5 करोड़ रुपए दूंगा और मुझे आपके 3 महीने चाहिए, और उन 3 महीनों में ना मैं आपको पाकिस्तान से बाहर लेकर जाऊंगा मुख्तलिफ मुल्कों में, और मैंने आपके शोज कराने वहां पर। अच्छा, अब ये था कि मेरा बिहेवियर शायद ग्रोथ वाला नहीं था जिसका बाद में मुझे अंदाजा हुआ। अब वो मेरी स्किल को ले रहा था। फिर एक साहब मेरे पास है, कहने लगे सर आपको एक बंदे ने 1.5 करोड़ की ऑफर की है, मैंने सुना। मैंने कहा मुझे एक बंदे ने ये ऑफर की है। तो उसने कहा कि सर उसको आपको पता है वो 3.5 करोड़ में बात कर चुका है। जब उसने मुझे कहा कि वो 3.5 करोड़ में मेरी बात कर चुका है और 1.5 करोड़ में मुझे लेकर जा रहा है, तो मैंने उससे बुला के ये बात पूछी। मैंने कहा कि ऐसा सिलसिला है जो कि मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकता, मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां थी उन्हीं 3 महीनों में जिसमें मैं उससे चाहिए था, मैं यहाँ कमिटेड था कहीं। तो मैंने उससे कहा कि ऐसी बातें कहने लगे। हाँ सर बिल्कुल ऐसे है, मैंने 3.5 करोड़
आपका मेरी सारी बातें हो चुकी हैं, आपके इस नाम को लेकर ही मैंने सारी बात की है लोगों के साथ। तो आपको मैं इतने दे रहा हूँ, बाकी तो मेरा काम है ना, प्रॉफिट। तो यानी जिसने परफॉर्म करना था वो उससे कम ले रहा था जो लेके जा रहा था, चूंकि उसका ग्रोथ का बिहेवियर था। वो कहते सर मैं इसी तरह लोग देखता हूँ, उनके व्यूज़ देखता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, और फिर बाहर मार्केट में उनके मुताबिक मार्केटिंग देखता हूँ, और जो ही मैं सारा कुछ तय कर लेता हूँ, कहते इसके ऊपर मेरे 1 लाख 1.5 2 5 लग जाए, मैं लगा देता हूँ। अच्छा, वाह। क्योंकि मुझे पता है 4-5 लाख लगाने के बाद या तो मैं उस 3.5 करोड़ के नुकसान से बच जाऊंगा या 3.5 करोड़ का फायदा ले लूंगा। आप ये देखिए उसके अंदर स्किल के साथ बिहेवियर था, ग्रोथ का स्ट्रेटेजी भी थी ना जनाब। स्ट्रेटेजी ज़ाहिर बिहेवियर स्ट्रेटेजी होती है, और क्या होता है। तो हमारे यहाँ वो बिहेवियर नहीं होता है और स्किल होती है, और स्किल लेके लोग चले जाते हैं मार्केट में, तो मार्केट वाला फिर अपने हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, फिर ये बता दें आप कि पैसे बचाने के वो कौन से 3 स्मार्ट तरीके हो सकते हैं जिससे हम कम टाइम में फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं? जी, आप सिर्फ एक ही तरीका अपना लें 3 की बजाय। आप एक लाइन खींचें और एक तरफ लिख दें नीड्स और एक तरफ लिख दें वांट्स। अच्छा, ज़रूरियात और ख्वाहिशात। और इसकी आपको यूँ मिसाल मैं दूँ, आप कभी बड़े बड़े स्टोर्स में चले जाएं तो आपने देखा होगा कि वो जो उसके स्टोर के वो जो जहाँ काउंटर्स होते हैं, जी जी, काउंटर्स के इर्द गिर्द वो वाली चीज़ें रखी होती हैं जिनकी आपको वैसे ज़रूरत नहीं होती। हाँ डिज़ायर्स जनाब, वो आपकी कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है, विश होती है। और आपकी ना भी हो तो अगर आपने बच्चा लटकाया हुआ है साथ, तो वो उठा लेगा चॉकलेट वहाँ से। अच्छा, बैटरीज, ये जो सेल्स बैटरीज जिनको हम बोलते हैं, ये भी वहीं पड़े होते हैं, बबल्स वहाँ पड़ी होती है। अच्छा, अब क्या होता है, आपका रिमोट कंट्रोल सही चल रहा है बैटरी, हमने कहा चलो वैसे ले लेते हैं, और ये जो वैसे ले लेते हैं ये नीड तो नहीं होती। और आप जब वो लिस्ट बनाए नीड और वांट की, तो उसको बनाने के बाद आपको अंदाजा होगा कि नीड आपकी क्या है और विशेज आपकी क्या है, ये वांट आप क्या कर रहे हैं। अब जब आप विश और नीड की लिस्ट बना के बैठे हुए हैं, तो आपको जो ही अंदाजा हो कि ये मेरी विश है, नीड नहीं है, यकीन कीजिए बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नीड में होंगी आपको काटनी पड़ेंगी, क्योंकि वो तो विश नहीं। और जिस घड़ी आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा, आप पैसे बचाने के उसमें आ जाएंगे। दूसरा, ये जो कहते हैं ना 10 रुपए से क्या होता है, ये 20 रुपए से क्या होता है, ये 50 रुपए से क्या होता है, ये लोग अक्सर फजूल खर्च लोग होते हैं, इनके यहाँ बचत नहीं हो सकती। जो 10 रुपए बचाता है, और ये सबसे आप जहन, उन्हें कहा कि 10 रुपए बचाना सीखें। जब आप 10 रुपए बचाना सीखेंगे तो आप लाखों करोड़ों भी बचाना सीख जाएंगे। लोग तो इसको कंजूसी का नाम देते हैं। कंजूसी नहीं, ये कंजूसी नहीं होती है, समझदारी होती है ना। आपके यहाँ 3 से 6 महीने का बैकअप होना आपका अमीर होना है। वाह, क्या बात है। तो आप 3 से 6 महीने का ऐसा सेविंग अकाउंट, ऐसी कोई चीज़ बैकअप रखें कि खुदा न खास्ता कैसी भी कोई सूरत हाल पैदा हो जाए तो मेरे पास 3 से 6 महीने का बैकअप है। मसलन इसकी यूँ देख लीजिए, अगर मुझे लाख रुपए महाना चाहिए तो मेरे अकाउंट में 6 लाख होना चाहिए। उसको मैंने बचाने के लिए कितना वक्त लगाना है, क्या करना है, साल में बचाने हैं, 2 साल में बचाने हैं, 3 साल में बचाने हैं, तो इसका मतलब मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अगर जाना है तो मैंने बैकअप 6 मंथ का रख लेना है। लेकिन 6 मंथ के बैकअप को बुनियाद बनाकर वो ऐसा बैकअप है जो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल हो। वो ट्रिप के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, और उसके अलावा उसे हाथ भी ना लगाएं। तो वो 6 लाख जो बैंक में पड़ा होगा, 6 महीने का बैकअप, इतना कॉन्फिडेंस आपको देता है कि आपकी सोच होगी, आपका 70-80% स्ट्रेस तो वैसे ख़त्म हो जाता है अगर आपके पास पता हो कि मेरे पास पैसे पड़े और वो कैश। कभी भी ऐसा मत करें कि वो एसेट की सूरत में 6 लाख रखे हों। 10, 15, 20 लाख का कैश हमेशा लोगों के पास वैसे तो होना चाहिए, कोई भी इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाती है किसी भी हवाले से, तो ये अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। लेकिन सर, हम पाकिस्तान में एक इंसान की मिनिमम सैलरी ही 37,000 है, तो वो अपने बिल्स भी भरता है, साथ में वो सेविंग कैसे कर सकता है हर महीने? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ, मिसल 30, मैंने इसलिए आपसे अर्ज किया कि आपको 3 साल भी लगते हैं सेव करने में ना, तो 3 साल बाद आपको फ्रीडम मिल जाएगी। 3 साल को कम अरसा तो नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जितने भी 37 कमा रहे हैं या 50 कमा रहे हैं, ये इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि 37 में गुजारा हो जाए। आपको अब छोटे से छोटा घर 12-15 हज़ार से कम पे नहीं मिलता, तो रेंट भी तो देना है, बिजली का बिल देना है, वो 37,000 में नहीं हो रहा होता। इस तरह अक्सर रेडी वाले देखें, मैं जी 1000 चुक लेना एक दिन का, और बाद में पता चलता है कि उसका 3 मरले का अपना घर है, उसके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, वो शादियां भी देख रहा है, वो उस 30,000 से तो नहीं देख रहा। तो या तो वो हमें बता कम रहा है, वो ज़्यादा कमाता है, दूसरी बात उसने उसके अलावा भी 2-4 और काम छोटे मोटे पकड़े हुए हैं।
तभी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। हम सिर्फ उस तनख्वाह को बुनियाद बना लेते हैं, उस तनख्वाह में तो किसी का भी गुजारा नहीं होता है। वो तो ज़रूरतें पूरी करता है, वो ज़रूरतें बमुश्किल पूरी हो पाती हैं उसके साथ। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनाब। अच्छा, कितने पैसे हर मंथ सैलरी से हम बचाएं तो हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ छोटे से छोटा बिजनेस भी? नॉर्मली 10 to 20% की बचत होनी चाहिए सैलरी की आपके पास, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप बचा नहीं सके। बहुत बड़ी बचत है अगर आप 10% 20% अपनी सैलरी का बचा लेते हैं। और आपने अगर बिजनेस का सोचा है तो 3 साल बाद मसलन आप कहते हैं कि मैंने अपनी सैलरी को 3 साल तक इस हद तक लेकर आना है कि मैं उससे छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूं, आज तो आप छोटा मोटा बिजनेस 15, 20, 50, 60, 70, 80 हज़ार से भी शुरू कर सकते हैं, और वो ऑनलाइन बिजनेस है। मिसाल के तौर पर मैंने देखा है बहुत से ड्राइवर्स को, ये देखा है काम करते हुए, वो क्या करते हैं, वो मोबाइल ख़रीद लेते हैं छोटा मोटा, अच्छा, और उस मोबाइल को जो छोटा मोटा उन्हें ख़रीदा है उसी मोबाइल के ऊपर 1000, 2000 ऊपर रख के उसी मोबाइल के वो अपने यहाँ ही OLX पे लगा देते हैं। अच्छा, अब इस सूरत में अगर 4, 5, 8 मोबाइल उन्हें महीने में बेच लिए तो 8-10 हज़ार तो वहाँ से भी उन्होंने बचा लिया। इस तरह कुछ लोग होते हैं वो जो चार्जर हैं गाड़ियों में लगने वाले। मुझे बड़ी अच्छी एक बात याद आई, मैं एक जगह गाड़ी जाकर पार्क हुई तो मेरा ड्राइवर बाहर निकला, तो साथ ही देखा कि एक ड्राइवर दूसरी गाड़ी से निकला और उसने वो जो चार्जर नहीं होते गाड़ी के अंदर लगाने वाले, उसने 15, 20, 30 पकड़े हुए थे। अच्छा, और फौरन मेरे ड्राइवर के पास आ गए, तुम्हें चार्जर चाहिए? अब वो था तो ड्राइवर किसी गाड़ी का, लेकिन उसके साथ साथ वो ये वाला काम भी कर रहा था और उसे पता था कि मैं इसको अपनी पोटली में रख सकता हूँ। जो वो ज़ाहिर वाइपर तो नहीं रख सकता था अपनी गाड़ी के अंदर, किसी का ड्राइवर था वो। तो इस तरह जिसने काम करना होता है उसके पास बड़ी हैक्स होती हैं, और जिसने काम नहीं करना होता उसके पास भी हैक्स होती हैं और वो ना करने की होती हैं, यानी बहाने बनाने की, ये वजह थी, वो वजह थी, वो वजह थी। तो जिसने नहीं करना उसके पास वजूहात ना करने की होती हैं, और जिसने करना होता है उसके पास वजूहात करने की होती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन एक इंसान फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकता है, उसको ये आज़ादी कैसे मिल सकती है? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को पूरी दुनिया तो ये कहती है अगर आपने एसेट्स बनाए हुए हैं और उन एसेट्स से आपको कुछ आ जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। उसके लिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे फाइनेंशियली टेंस में ना हो तो फिर तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको नीड्स एंड वांट्स, नीड्स एंड विशेस को या डिज़ायर्स को आपको अलग-अलग करने की ज़रूरत है। और वो आप इस तरह करें कि आप अपने साथ तो करें सो करें, अपने बच्चों के साथ भी वो बात करें और लोगों के सामने एक इमेज रखें। मैंने देखा, एक मुझे याद है उकाड़ा में एक फैमिली, हमारा वहाँ जाना हुआ, तो जब हम वहाँ गए तो बज़ाहिर वो इतना ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं थे, कमाते इतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जब हम उनके घर में गए तो क्या गज़ब का सलीका था उस खातून के अंदर कि उनके यहाँ हर तरह के फल मौजूद थे, ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद थे, हर चीज़ मौजूद थी, घर भी बड़ा साफ़ सुथरा, चीज़ें भी ठीक, हर चीज़ बड़ी सलीके से रखी हुई थी वहाँ पर मौजूद थी। और जब मैंने उनकी तनख्वाह पूछी, साहब की, बुज़ुर्ग थे वो, तनख्वाह जब मैंने उसे पूछी तो मैं कहूँ कि इतनी तनख्वाह में आप गुजारा कैसे करते हैं? तो उन्हें फ़ौरन इशारा किया अपनी बेगम की तरफ, कहते मैं तो पैसे इसके हाँ के रख देता हूँ, ये जाने इसका काम जाने। और वो इतना अच्छे तरीके से संभालती थी उनकी बेटियां, उन्हें बड़े अच्छे तरीके से उनकी शादियां की, सारे मामला दुरुस्त देखे। वो बड़े कम वक्त के अंदर, कम पैसों के अंदर वो मैनेज करना। और हमेशा यही होना चाहिए बच्चों को भी। अगर आपका बच्चा कहते हैं मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है तो आप उसे 50 देकर कहें कि अपनी ज़रूरत को इसमें पूरा करो, ताकि उसे पहले दिन से अंदाज़ा हो कि 50% कम भी मेरे पास आमदनी होगी तो मैंने गुजारा करना कैसे सीखना है। ये तो आपने और हमने अपने छोटों को सिखाना है। अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे बड़ी दुश्मन ना आपके इमोशनल डिसीजंस होते हैं, कि आप कहते हो कि कोई बात नहीं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, कल को काम आ जाएगा, इस तरह का होता है ना, ऐसी चीज़ होती है। जी, मैंने वही आपसे अर्ज़ किया कि जो आज आपके काम की चीज़ है, जब आप उसको सामने रखने की बजाय जो कल को काम आ जाएगा वो आप ले लेंगे। मैंने अक्सर आपको कभी, अब ग्रोसरी स्टोर आपको भी जाना होता है, हम लोग भी जाते हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि कुछ लोग ट्रॉलीज भर के फिर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो ट्रॉली के अंदर सिर्फ उतनी ही चीज़ डालते हैं जो उनके महीने के अंदर काम आने वाली है। अब जो चीज़ आपकी अगले महीने काम आनी है, इस वक्त उसे लेने की तुकी नहीं बनती। अच्छा। लेकिन हम लोग क्या करते, चूंकि अनप्रेडिक्टेबल है हमारी कीमतें, हम कहते हैं यार इस वक्त सस्ता मिल रहा है, 4 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, ज़रूरत एक ही है। जब आपको ज़रूरत एक की हो और आप लेकर 4 आ जाए तो ये ठीक तो नहीं। अब देखिए, बड़ा आम सा एक सिलसिला है, लोग टूथपेस्ट लेकर आते हैं। जी। अच्छा, जितने वॉशरूम हैं घर में उतनी टूथपेस्ट आ जाती है। क्यों भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पहले तो क्यों नहीं, वाई नॉट, वाई नॉट? वो भी तो फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं है, मैनेज करना उसको सीखें। हमने देखा, अच्छा जिनके खत्म होते वो क्या होते हैं, वो भर के उसके ऊपर इतना लगाते हैं कि उतना इस्तेमाल नहीं करते। मैंने एक और खातून मुझे याद आती है, उनके यहाँ मेरा जाना हुआ, वो क्या करती थी, वो टूथपेस्ट लेके खड़ी हो जाती थी सवेरे। अच्छा। और कहती सबको मैंने लगा के देना ब्रश के ऊपर क्योंकि घर में बच्चे थे तो वो उसमें जाहिर है।
और उससे मुझे कहने लगी सर मैं इनकी टूथपेस्ट 15 दिन बाद खत्म हो जाती है और मुझे दांत इनके उस तरह साफ है नहीं, तो मैं उनको उतना ही लगा के देती हूँ। मुझे पता है ब्रश के कितने हिस्से पर टूथपेस्ट का कितना होना जरूरी है। अब ये कंजूसी नहीं है, ये समझदारी है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। आपने जो साबुन की टिकिया अगर रख दी ऐसी साबुनदानी में जो उसी के पानी में घुलती रहती है और मुंह पे कम लगती है, उधर ज्यादा घुल जाती है, तो अगर उसके लिए आपने वो छाननी टाइप रखा है जिसमें से पानी छिन के नीचे चला जाता है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। इस तरह अंडे हैं, आप भर के पूरे महीने के अंडे ले आए और उसमें से 6 खराब हो गए या 5 खराब हो गए, तो उससे बेहतर है कि आप हफ्ते के हफ्ते ले आते हैं या 3 दिनों के ले लेते हैं या 4 दिनों के ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जब आप करना शुरू करते हैं उससे मामलात मुख्तलिफ होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हमारे ऐसा होता नहीं है। अच्छा, मेहमान नवाजी के चक्कर में ना लोग ज्यादा बहुत गैर मुनासिब कर देते हैं, बहुत गैर मुनासिब। फिर अगर कोई इंसान किसी के घर पे जाओ वो इतनी चीजें ना बनाए तो कहते हैं ये कंजूस है। देखें, इसीलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि सबसे बेहतरीन तरीका ये, जब आपके पास मेहमान आया है तो मेहमान के सामने चाय के साथ सिर्फ एक चीज रखें। ये जो 4-4, 8-8, 10-10 चीजें रख देते हैं, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। यानी ये अगले को तो बांध दिया ना, जिस तरह भी आपने कहा कि अब मैं भी तेरे यहाँ आऊंगा तो सही, यानी जो मैंने फजूल खर्चे किए वो तेरे यहाँ भी होनी बड़ी जरूरी है। इसलिए उसके सामने बस एक ही चीज़ रखें। आपने उसके सामने बिस्किट रख दिया या निम्को रख दिया, कोई चीज़, अच्छा यहाँ निम्को, बिस्किट, केक, ये बला वो बला, अरलम परलम, दही भल्ले अच्छा वो समझ ही नहीं आ रही थी कि दही भल्ले के ऊपर चाय कैसे पियेंगे। लेकिन सर कुछ मेहमान फिर बेइज्जती भी तो समझते हैं ना, अगर एक ही चीज़ रख दे। अगर मेहमान बेइज्जती समझ रहा है तो उस मेहमान की आपकी नज़र में वैसे भी कोई इज्जत नहीं है। वो आपको अगर नहीं समझ रहा तो फिर इज्जत क्या है? आने को वो आपका वक्त को कमशा है, आपने अपने मेहमान को वक्त दे दिया। टाइम इज वेल्थ। और यहाँ पर क्या होता है कि जिससे आप मिलने जाते हैं वो किचन में रह जाता है आपके उसके चक्कर में, और उसके बाद वो कहते हैं आप तो हम तो बैठे ही नहीं, फिर वो दरवाजे पे खड़े होकर बातें करते रहते हैं क्योंकि अंदर तो वो बैठ नहीं सके। तो आपने इस चीज़ को, ये खातीन खास तौर पर इस पर किरदार अदा कर सकती है। और आप देखिए जो सूट है आप उतने ले जितने आपने पहनने हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपको नजर आ गया अच्छा हाँ आपको देने दिलाने का शौक है आप ले आते हैं, अल्लाह ने आपके तौफीक दिया, वो तो बड़ी अच्छी बात है। और जिनको देने दिलाने का शौक होता है मैं उनसे अक्सर अर्ज करता हूँ कि जब ये सेल्स लगी हुई होती हैं, ये इन्हीं दिनों जाकर बेशक 8, 10, 15, 20 सूट लें जो उन्हें पता है कभी ननंद को देना है, भावज को देना है, आने वाले लोगों को देना है, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, उन दिनों ये भी तो मैनेजमेंट है। और नहीं, जब कोई आएगा उसी वक्त उठेंगे और वो 100% पे खरीद के लाएंगे वो 15,000 का सूट जो कभी 3500 या 5,000 या 7,000 में मिल रहा था। तो ये तो मैनेजमेंट का हिस्सा है। और थ्रू आउट द डे, और मैनेजमेंट सबसे बड़ा काम है ही खातून का, वो मर्द का नॉर्मली इतना काम नहीं है। और जहाँ मर्द इसको काम में लाता है वहाँ पर घरों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। अगर खातून मैनेज कर रही है, और पहले क्या होता था, हमने तो बड़ों में देखा है कि औरतें जब मुश्किल वक्त आता था वो पैसे उठा के ले आती थी कि देखो ये मैंने बचाए हैं, क्योंकि वो मैनेज करना, और औरत से बेहतर पैसों को मैनेज कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। अच्छा, खवातीन कमेटियां भी बहुत डालती हैं, तो ये अकलमंदाना सेविंग है या नुकसान है? नहीं, कमेटी अच्छी चीज़ है, लेकिन कमेटी से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अगर आप ये जो इंश्योरेंस है, आप अगर इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो कमेटी से कहीं ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ, जो कि उसके ऊपर अदालत ने और शरई उलमा हजरात ने भी उसको वो हलाल करार दिया हुआ है। तो आप जब इंश्योरेंस के ऊपर खर्च करते हैं तो आपको पता है, देखिए आज आपके बच्चे हैं 2 साल, 5 साल, 8 साल के, जब वो 20-21 के होंगे आपको पैसों की ज़रूरत होगी, उस वक्त आपकी उम्र बढ़ चुकी होगी, और उस वक्त अगर आपके पास करोड़, 1.5 करोड़, 80 लाख, 50 लाख इकट्ठा आ जाता है तो आप किसी फैसले की पोजीशन में होते हैं, और नहीं तो अपने बच्चों को बाहर भेजने की पोजीशन में होते हैं कि वो जाकर अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तो इंश्योरेंस इज़ द बेस्ट थिंग। हाँ, दूसरी बात है कि कमेटियां जो डालते हैं शादियों के लिए, वो भी एक अच्छी बात है। कमेटी डालनी है फ्रिज के लिए, अक्सर खातिन कि हमने फ्रिज लेनी है, हमने उसकी कमेटी डाली हुई है। कुछ कहते हैं हमने टीवी LCD लेनी है, हमने उसकी कमेटी डाली हुई है। और आजकल एक और तमाशा ही है, हर कमरे के अंदर टीवी का होना। पहले टीवी सिर्फ ड्राइंग रूम में होता था, अब वो हर कमरे का, हाँ टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, अभी हर टीवी लाउंज के अंदर होता था। तो अब वो टीवी लाउंज से हट गया, अब टीवी लाउंज में अक्सर नहीं होता, वो चूँकि बेडरूम्स की हद तक चला गया। तो अगर आप एक ही टीवी रखते हैं, एक ही घर है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, लेकिन वो चूंकि अब शादियां होती हैं, वो बहू अपना टीवी ले आती है तो उससे जाहिर है वो अपना टीवी तो नहीं लाउंज में लगाने देगी ना। आइसोलेशन भी हो जाती है ना, इस तरह से लोग मिलते भी नहीं एक दूसरे से, तो ये सही अप्रोच नहीं है मेरे ख्याल से। टीवी लाउंज में ही होना चाहिए, होना तो ताकि आप सब वहां बैठे मिले एक दूसरे से। पहले यही होता था, पुरानी तस्वीरें भी आती है ना वहाँ की, कि जिसमें बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, बड़े ऊपर बैठे हुए, और टीवी बड़े ज़ौक शौक से देख रहे हैं, बहुत लुत्फानंदोज होते थे लोग। आप क्या है, अगर लुत्फानंदोज होना तो सबके साथ मिलकर होना, तो अकेले में क्या इंसान, अकेले में तो जाहिर सी बात है, मोबाइल पे आपने कोई सीरीज देख ली, ये कोई मजा नहीं है आजकल। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल स्टेट में, क्रिप्टो में, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके लॉन्गर पीरियड के लिए, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी फिर भी ज़ीरो होती है, ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि उनका देखिए सिक्योरिटी है कैश इन हैंड से।
कैश इन हैंड अगर आपके पास है तो उसका आपको बेनिफिट है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, आपकी तो प्रॉपर्टी 2 रुपए वाली प्रॉपर्टी आपकी 50 पैसे में नहीं बिक रही। अब तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को तो बहुत ज़्यादा वो आया, जवाल एक तरह से आया हुआ है। हालांकि मैं देख रहा हूँ हाई राइज बिल्डिंग भी बड़ी तेज़ी से बन रही है, उनके पैसे भी पता नहीं किन के पास है और कौन खरीद रहा है हमें नहीं पता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज आपकी चीज़ें बिकनी नहीं जितने की हैं। तो लिहाजा मैंने इसलिए इब्तदाई में अर्ज़ किया था कि कैश इन हैंड की सबसे ज़्यादा अहमियत है, और एसेट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो आपके पास पड़े हैं। जो ही हालात बेहतर होते हैं, जाहिर है जो आपको एसेट देकर जाते हैं, और पूरी दुनिया में जितने अमीर लोग हैं वो एसेट की बेसिस पर है, वो एसेट्स खरीदते हैं, चूँकि एसेट्स आपके पड़े होते हैं और वो पढ़े पड़े बढ़ जाते हैं। चूँकि सूरत हाल अनसर्टेनिटी वाली है पाकिस्तान के अंदर, इसलिए यहाँ पर एसेट के मामलात हैं जिसका आपने जिक्र भी फरमाया। लेकिन हमारे यहाँ मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ, पूरी दुनिया में एसेट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्रिप्टो में भी वही इन्वेस्ट करें जो क्रिप्टो की साइंस समझते हैं। आजकल आप रील्स बड़ी आ रही हैं ट्रेड के ऊपर, तो वो भी वही ट्रेडिंग करें जो ट्रेडिंग की साइंस को समझते हैं। जो समझते नहीं और किसी के कहने पे करते हैं, वो अपने वो वाले पैसे भी डुबो के बैठ जाते हैं। किसी ने कह दिया कि ट्रेडिंग से इतने कमा लिए तो स्किल जीरो है, तो फायदा तो नहीं है इस इन्वेस्टमेंट का। बिल्कुल सही है। आप किसी के लिए ट्रेडिंग करें, किसी के साथ मिलकर ट्रेडिंग करते रहे, देखते रहे चलो कोई ट्रेडिंग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके अगर आपको लगता है मुनासिब है तो आप जरूर करें। लेकिन सर पाकिस्तान में इतनी महंगाई आप वाली बात है कि सेविंग तो फिर हो नहीं सकती ना, तो फिर कैसे एक बंदा। सेविंग का महंगाई से ताल्लुक नहीं होता। सेविंग का जो भी आपकी आमदनी है उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं उससे ताल्लुक है। तो क्या मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला है? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मनी मैनेजमेंट यही है कि आप 10% 20% को किस तरह बचाएंगे नीड और विश की लिस्ट के जरिए, तो आपकी मनी मैनेज होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए मिसाल के तौर पर, अगर आप महीने में 4 दफ़ा बाहर जाते थे और आपको लगता है कि महंगाई हो गई है और मुझे 2 दफ़ा जाना चाहिए, तो ये मनी मैनेजमेंट है ना। अगर आप 2 दफ़ा जाते थे तो आपने कहा मैं 1 दफ़ा जाऊंगी, तो ये मनी मैनेजमेंट है। लेकिन अगर आप 1 दफ़ा जाते थे तो वो तो आपको जाना चाहिए, ये नहीं कि आप उसके ऊपर पाबंदी लगा लें। इसी तरह से मुझे समझ नहीं आती बाहर जाके 150 की चाय पीने का फ़ायदा क्या है, जबकि 150 में 50 रुपये और डालें तो किलो दूध आ जाता है। और आप अपने घर में बैठ के ज़्यादा बेहतर और दोस्तों को घर में चाय पिलाएं। आप देखें कितने चाय खाने बढ़े हैं। सही बात है। और उनकी कीमतें उठा के देख लें तो उसका मकसद क्या है। इसी तरह से आप देख लें पानी की बोतल, मैंने कुछ लोगों को मशवरा दिया कि आप वो जो पानी की दूसरी बोतल नहीं होती है, वो जो उनको क्या, हाँ, वो जो आप कैरी कर सकते हैं, हाँ सही है, आप वो अपने साथ कैरी करें। तो फिर आप वो वहाँ जाके आप जो 70-80 रुपये वाली बोतल 150-200 में लेते हैं, आप अपना पानी पिए वहाँ जाके। आपको क्या जरूरत है, 200 रुपये वो तो बचा ही सकते हैं ना आप। मकसद तो प्यास बुझाना, मकसद तो प्यास बुझाना ही है। और वहाँ जाते ही बच्चे जो हैं, बच्चे बोतल तो पीनी है उन्होंने, वो जाते कहते मुझे प्यास लगी हुई है। अब अब्बा अम्मा एक दूसरे को देख रहे थे कि 220 वाली बोतल मंगवानी है कि नहीं मंगवानी। तो उसका भी बेहतरीन तरीका है कि आप अपने बच्चों को कहें कि आप ये साथ लेकर जाए, और बच्चों को जब ये कहें साथ लेकर जाए, उन्हें कि वो जो 220 में उसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, वो मैं तुम्हारी ये चीज़ ले सकता हूँ, तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। इस तरह बच्चे स्टेशनरी के लिए घुस जाते हैं, स्टेशनरी वाली उसके अंदर जाकर। बच्चों को तो लेके जाना ही नहीं चाहिए ना, ऐसी दुकान पे लेके जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, उनकी ख्वाहिश तो होती है। उसका मैं आपको तरीका बताऊं, बच्चों को हमेशा पैसे दे के कहें ये तुम्हारा बजट है, अच्छा, इसके अंदर जाके तुमने जो खरीदना है खरीदो। बच्चों को कभी मार्केट ले जाके ये ना कि जो तुम्हें पसंद है उठा लो। मैंने ये काम किया अपने बच्चों के साथ। अच्छा। मैंने जब उन्हें लेकर गया, वो यूं होता था कि हम लोग जाते थे, जो ही हम काउंटर पर आते तो 2-2.5 हज़ार का उनका बिल बना होता था। मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं है। ठीक है हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बच्चा तो इस तरह आदी हो जाएगा इन चीज़ों बिल्कुल सही। उसके बाद जब मैंने बच्चों को कहा कि भाई ये आपको 500 हमने दिया है, मिसाल के तौर पर ये 1000 दिया है, तो वो मेरी बेटी है 8 साल की, भाई उसका जो भाई है वो 14 बरस का है, तो वो फिर मैं उनको देखता था वो साइड पे खड़े होकर कैलकुलेट कर रहे थे कि 500 में से ये लूँगा तो बाकी कितने बचेंगे, वो लूँगा तो कितने बाकी बचेंगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो ये मैनेज कर रहे हैं कि बचत कितनी होगी और मैं खर्च कितने के अंदर रह के कर सकता हूँ। तो ये अगर आप अपने बच्चों के साथ करेंगे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा मनी मैनेजमेंट में मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, बच्चों से ग्रोसरी की लिस्ट बनवाएं। अच्छा, हाँ जी, उन्हें कहेंगे जाओ कबर्ड्स में देख करो क्या क्या कितना बचा हुआ है, क्या क्या कितना चाहिए, और उसकी हाथ से लिस्ट तैयार करो। जब वो हाथ से लिस्ट तैयार कर ले, उन्हें कहें अब इसको एक्सेल के ऊपर जाकर बनाओ, और वो जब एक्सेल में बन जाएगी तो वो पूरे महीने का रिकॉर्ड उनके पास आना शुरू हो जाएगा, और बच्चा एक्सेल भी सीख रहा होगा, एक्सेल की उसे अहमियत का भी अंदाज़ा हो रहा होगा। और दूसरा ये है कि वो जाकर आपको बताएगा स्टॉक लास्ट टाइम कितना आया था, कितने का स्टॉक था, अब उसमें इन्फ्लेशन कितनी आई है। ये सारी चीज़ें आप उसे सिखा रहे होते अगर आप अपने बच्चों को साथ लेकर चल रहे होते। लेकिन हमारे ऐसा होता नहीं है। हमारे ये होता है कि अब्बा फ़ोन करते हैं मैं बाहर खलोता होऊंगा तो आज नहीं तो ले आवांगे, विच इज़ नॉट गुड। और दूसरी बात, ये जो रोज़ के रोज़ ख़रीदारी है इसके भी नुकसानात हैं, क्योंकि देखिए आप रोज़ ख़रीदने तो गए, वो आपको पेट्रोल कहाँ जाएगा, वो जो उसमें खर्च हो रहा है, वो टाइम कहाँ जाएगा जो उसके ऊपर खर्च हो रहा है।
तो बेशक हफ्ते के हफ्ते खरीद लें, 15 के 15 दिन के बाद, वैसे तो माहाना अच्छी बात होती है, उसको खरीद के उसे तकसीम करें। आप देखिए, आपने अपने बच्चे को जमा नफ़ी तकसीम सिखानी है, आप अपनी ग्रोसरी के आइटम से कितना अच्छा सिखा सकते हैं कि कितने केजी आई थी शुगर। उन्हें पता चला भी जनाब इस दफ़ा हमारे 10 किलो आई थी, 12 किलो आई थी, तो बच्चे से बैठ के कहेंगे ज़रा बताओ महीने में जो 12 किलो आई वो कितनी लगी होगी। वो आपको मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, माइनस प्लस करके वो आपको बताएगा इतनी हुई है। तो वो वाली मैथ सीख रहा होगा जिसका उसकी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक है। मैथ्स भी सीख रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है, मनी मैनेजमेंट भी हो रही है। एक तीर से तीन शिकार। जनाब आली, जबरदस्त। अच्छा सर, हमारे ये भी मसाइल है ना कि सैलरी हमारी अभी आई नहीं होती और खर्चे पहले से डिसाइडेड होते हैं और हमारी इतनी तनख्वाह होती नहीं है, जाते हैं हम लग्जरी ब्रांडेड चीज़ें खरीद के ले आते हैं। तो गलत फैसला है ना ये। आप देखें ना, आप ब्रांडेड चीज़ें तो आपको सिर्फ उन्हीं दिनों में खरीदनी चाहिए जब उन पे सेल लगती है। अच्छा। उसके अलावा तो नहीं खरीदनी चाहिए बुनियादी तौर पर, तो मैं ये कहता हूँ। और दूसरा, मैंने एक दफ़ा कुछ 60 के करीब ब्यूटिशियंस को बुला के ना, तो मैंने उनकी ट्रेनिंग करवाई रेप्लिका ऑफ द रेप्लिका पे। ऑफ द रेप्लिका पे मैंने उन्हें कहा कि आपके पास खातीन आती हैं और अगर आप कहते हैं कि आपके पास आने वाली खातीन आपके यहाँ आती रहें, मैंने उनको इस तरह से कहा, तो उनको आप बताएं रेप्लिका ऑफ द रेप्लिका क्या होता है। जब मैंने कहा कि रेप्लिका ऑफ द रेप्लिका क्या होता है, आपकी दर्जन महल्ले के किस तरह किरदार अदा कर सकती है उसमें, तो जो ही मैंने उन्हें ये बात समझाई तो उनके यहाँ आने वाले जो क्लाइंट्स थे उनकी छुट्टियाँ कम होना शुरू हो गई। वो मैनिक्योर के लिए भी आ जाती थी, पेडिक्योर के लिए भी आ जाती थी। वो ये बाल वैसे कितना अरसा स्ट्रेट रह जाते हैं, ये जो इस्त्री करवा के आती हैं कितना अरसा रह जाते हैं? अगर वॉश ना करो तब तक स्ट्रेट रहते हैं। उसके बाद फिर ये अच्छा ज़्यादा अरसा नहीं रहते। मुझे किसी ने कहा 6 महीने 3 महीने रह जाते हैं। कैरेटिन होता है वो कैरेटिन होता है। परमानेंट। हाँ जी, कैरेटिन के ऊपर कम पैसे तो नहीं लगते? बहुत ज़्यादा लगते अच्छे हैं, खासे 20,000 18,000। अब मुझे ये बात बताइए कि अगर बाल वैसे सीधे हो सकते हैं और 20,000 आप कैरेटिन पे लगा रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? क्या ये नीड है? नीड नहीं है, और उससे तो बाल ज़्यादा ख़राब होते हैं आपके। केमिकल जब आपके बालों पे लग रहा है उसकी वैसी ग्रोथ कम हो रही है। प्रॉब्लम ही यही है ना। प्रॉब्लम ही यही है ना कि आपने खर्च किस पर करना है, आपने उसको देखना है। प्रॉब्लम यही विश और नीड का तो सारा तमाशा है। आप कभी प्रॉब्लम में नहीं जाएंगे अगर आपको नीड और विश का पता हो। और देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने, रब्बे कायनात ने हमें वो जो तवाज़ुन, बैलेंस बताया है, म्यान रवी बताई है, वो क्या है? वो यही तो है। सही बात। आप देखिए, आपको पता है कि अगर आपने रोज़ भी एक सूट बदलना है तो 6 सूट से ज़्यादा तो आपको नहीं चाहिए 7 से। तो अगर आपकी कबर्ड में 20 सूट खड़े हों और आपको 7 चाहिए, तो इसका मतलब 13 तो पता नहीं किस मकसद के लिए, किस मकसद, और अक्सर उनकी बारी ही नहीं आती। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बारी नहीं आती, और खास तौर पे खवातीन ही हरकत करती हैं। मैं एक घर में, मेरा काम है कि मुझे ना लोग घरों में बुलाते हैं और मैं ये स्टोर वगैरह उनके सेट करके देता हूँ, ये जो अलमारियाँ वगैरह होती हैं, ये इसका मैनेजमेंट जो बोलते हैं। ठीक है। तो एक जगह एक घर में मेरा जाना हुआ, ये 2016 या 18 की बात। तो मैं जब उनके घर में गया, उन घर में अंदर को 8 से 10 जगहों पे अलमारियाँ थी, बड़ा घर था। अच्छा, ओके। अच्छा, जिस अलमारी को मैं खोलूँ, खातीन के कपड़े कपड़े, खचाखच बराबर कपड़े ही कपड़े। अच्छा, मैं कहूँ कि इसका क्या करना है, तो वो कहें कि सर ये तो मेरे बड़े इंपॉर्टेंट कपड़े हैं, ये तो मैंने फलां जगह से फ्रांस में गई थी लिया था, ये फलां जगह गई थी मैं लिया था। मैंने कहा इसे पहना लास्ट टाइम कितना, कहते वो मुझे याद नहीं है। मैंने कहा आपको ये याद नहीं है आपने लास्ट टाइम पहना कब था, रखा हुआ आपने है। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने एक जगह से एक बात सीखी थी। वो मुझे कहने लगे कि सर मुझे ना कपड़े देने को दिल नहीं करता, मेरी ना इनके साथ अटैचमेंट और तरह की है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, मैंने एक जगह से सीखा था कि आप ना अपने कपड़ों को उठाइए, यूं अपने साथ लगा के कहिए कि तुमने मेरा बड़ा साथ दिया, मैंने तुमसे बहुत एंजॉय किया है, अब मैं समझती हूँ कि तुम्हें किसी और की ज़रूरत है। अच्छा। तो मैंने कहा यूं करके आप कपड़े लहदा रखना शुरू कर दें। अच्छा, जब वो 5वें 8वें जोड़े पर गई ना, तो उनकी जो इमोशनल अटैचमेंट थी वो डिटैचमेंट में बदल गई। वाओ, एंड यू वोंट बिलीव इट, मुझे आज भी याद है 83 सूट्स उस औरत ने निकाले देने के लिए, जिनको उनको ज़रूरत नहीं थी लेकिन ज़रूरतमंदों को थी। 83 सूट, और 83 सूट में से कोई भी सूट 10-15 हज़ार से कम का नहीं था। फजूल खर्ची, इससे भी ज्यादा कहते हैं फजूल खर्ची। उनके पास वो सूट थे, वो सारे बहुत पैसे वाले लोग थे। तो जब मैंने उनसे ये बात की तो उनको फिर बाद में अंदाजा हुआ, फिर यानी वी रिमेन इन कॉन्टैक्ट फॉर अ वाइल। मुझे वो बाद में फरमाने लगे कि मेरे घर की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बरस से संभाल के रखी हुई थी और मुझे पता था कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। कहते उसके बाद मेरी सबके साथ डिटैचमेंट हो गई और फिर मैंने लोगों को देने को ज़रूरत थी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये हमें देखना करना होता है कि हम उसे किस तरह से कर सकते हैं। ये हमारी माओं को होता है, जहेज के सामान के साथ बहुत अटैचमेंट होती है। उसका तो मैं आपको एक और अर्ज करूं, आजकल जब जॉइंट फैमिली में खासतौर पर जब खातीन अपने साथ बर्तन लाती हैं, उन बर्तनों का इस्तेमाल करने की तो नौबत ही नहीं आती, चूंकि वो अलहदा हों तो अपना ग्लास निकालें। हाँ, सही बात। वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका ग्लास उनका कोई देवर तोड़ दे या कि देवरानी का कोई बच्चा तोड़ दे। उसको संभाल के रखती हैं।
और कई कई बरस संभला रहता है, चूंकि खावंद के पास इतने पैसे हों, वो अलहदा हो तो बर्तन बाहर निकले, वो ज़ाया हो जाता है। मैं तो अक्सर जब ये शादियां होती हैं तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप अपने वालिदैन से ये बात कहें, लड़कियों को चाहिए कि वो उसके अकाउंट में या तो पैसा रख दें या फिक्स करवा दें वो दहेज का सारा पैसा। अच्छा, मैंने अपने घर वालों को ये कहा और काफ़ी लड़कियों को मैंने ये सजेशन दिए, लेकिन नहीं मानते वो शो कैसे करेंगे? देखें ना, वो शो होता है इन द डिनर सेट, वो शो भी तो होना है ना। वो शो के चक्कर में सारे के सारे नुकसान करते हैं। और अगर वो इस तरह का कर दें तो उसका बड़ा फायदा है कि उसी लड़की के नाम पे फिक्स्ड करा दें कि ये तू तभी एक्सेस कर सकते हैं जब तू अपने घर में जाएगी, नहीं तो तेरे पैसे, तेरी फाइनेंशियल सपोर्ट तेरे पास मौजूद है। उससे क्या होगा? अब देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मेरी शादी हुई, मेरी सास साहिबा ने मेरे घर विजिट किया और हम लोग उस वक्त किराए के घर में रहते थे और जॉइंट फैमिली का हिस्सा थे। ठीक है। तो जो ही वो मेरे घर में आए, उन्होंने कहा कि बेटा ये चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं और इस बेडरूम की हद तक है। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो हम इसके हिस्से में रखवा देंगे। ठीक है। जब इसका अलहदा घर होगा, ये अपनी डाइनिंग टेबल लेना चाहे डाइनिंग टेबल ले ले, ये अपना कुछ और लेना चाहती है अपने ले ले, फ्रिज है वो इसको ज़रूरत होगी वो हम इसको लेकर दे रहे हैं, ये चीज़ें हम इसको लेकर दे रहे हैं, बाकी चीज़ें हमने इसको दे दी। वो यकीन कीजिए, उसका आज तक मुझे एहसास होता है कि वो इतना बेहतरीन फ़ैसला था। और अब जब मैं ज़ाहिर एक और जगह गया, अब मैं अलहदा घर में रह रहा हूँ, तो वहाँ पर जाकर हमने जब चीज़ें खरीदी करी, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और उधर होता कि आधी चीज़ें, और जॉइंट फैमिली में अगर बर्तन टूट जाए एक औरत का तो उसे इतनी तकलीफ होती है, और कहीं उसकी कुर्सी टूट जाए उसको आप देख लीजिए। तो इन चीज़ों को ज़ाहिर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये आती सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ये भी तो मैनेज हो गया ना, एक अच्छा खाना उन्होंने दे दिया लोगों को। और खाने पर भी मैं अर्ज करूंगा, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है कि खाने पर भी होता क्या है कि जब आप वलीमे पे किसी को बुलाते हैं या बारात पे बुलाते हैं, तो कोशिश करें कि फैमिली के लोग मिल के बैठें और उन्हें कहें कि इतने लोग आएंगे, 50 बहुत है, 50, 60, 70 बहुत है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। लोग 300-300, 200-200, 400-400। अब क्या होता है, वो कर्ज उठा के शादियां करते हैं, 2-3 साल एंजॉय नहीं कर पाते चूंकि कर्ज देना है। बेटी जो होती है उसको परेशानी होती है कि अब्बा ने कर्ज देना है, बेटे को परेशानी होती है कि अब्बा ने कर्ज देना है, तो वो जिंदगी तो अच्छी नहीं गुजार सकते होते। मैंने तो कुछ लोगों को ये भी देखा है कि वो जो सलामियां होती है वो इकट्ठी करके बैठे होते हैं कि ये वलीमे वाले को देनी है, या उधर मेहंदी वाले को देनी है, या उसको देनी है। तो चूंकि मैनेजमेंट शो ऑफ के ऊपर जब खड़ी है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? और वही ना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल और कवायद हम तक पहुँचे हैं, जो रब्बे कायनात ने फरमाया, अगर उसके मुताबिक हम वो निकाह की हद तक रखें और लड़का उसका वलीमा कर दे और दैट्स इट। उसमें तो 10-15 लोग जाएंगे, लड़की लेकर आ जाएंगे। और अगर 50-70 लोगों का वलीमा कराएं तो, लेकिन ऐसा नहीं, ये कराएंगे तो शो कहाँ से आएगा? शो तो तभी आएगा ना जब वो इतनी सारी बत्तियां जल रही होंगी, हार बड़े मुख्तलिफ नौइयत के आते हैं, बैकग्राउंड ऐसा लगना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। नहीं, ये तो प्लेजर है, हैप्पीनेस तो नहीं है ना, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो हमने इन चीज़ों को जब, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए आप इन चीज़ों से निकले तो सही, ज़रा शादी करना ज़रूरी है ना, शादी पे खर्च करना तो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी से मुराद नीड एंड विश के एतबार से। देखें, ख्वाहिश, बेशक आप 1 अरब लगा दें अपनी बेटी की शादी के ऊपर, लगाने को तो कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि वो पालकी वाला आएगा, यूँ उठा के लड़की को लाएंगे, पालकी वाला 15,000 लेगा, 8,000 लेगा। अच्छा, घोड़े के ऊपर यहाँ से लेकर वहाँ तक आना है, उसके 4,000 और देने पड़ जाएंगे। मेहंदी के इन वाले गेंदे वाले फूल ये हैं, हालांकि ससुराल गेंदा फूल भी है, गाड़ी रेंट पे लेनी है, डॉलर वाले हार पहनाने, तो अब उसके बाद खुद अंदाजा लगाए। डॉलर वाले हाल पे वो जाकर वो स्टेपलर भी उसके मुंह के ऊपर करते हैं, वो जो उसके ऊपर बाबा बैठा हुआ, उसका मुंह वैसे खराब हो जाता है, कि मेरे साथ हो गया। अच्छा सर, कहते हैं जो फिल्दी रिच होते हैं इनको पता होता है इन्होंने अपने पैसे कहाँ लगाने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ सेव करने हैं। लेकिन मैंने देखा है, फॉर एग्जांपल अगर हम अंबानी की बात करें, अपनी बेटी की शादी पे उन्होंने अरबों खर्च कर दिए थे और ऐसे उड़ा दिए थे, सलामियाँ दे दी थी, उड़ा रहे थे, वो बरसा रहे थे। तो फिर ये मनी मैनेजमेंट है? बिल्कुल है। ये लोग एक रुपया भी खर्च जो करते हैं ना, वो तशहीर पे करते हैं, प्रमोशन पे करते हैं। अच्छा, आप देखिए, अगर जिन जिन लोगों को उसने बुलाया है शादी के ऊपर, उनके ऊपर भी बड़ा खर्च किया, बहुत लंबी चौड़ी खर्च था उसके ऊपर। उस सारे खर्च के नतीजे में उससे 10 गुना ज़्यादा वो बेनिफिट लेंगे उससे, क्योंकि ये जितने भी फिल्दी रिच होते हैं इन्हें पता होता है हम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। अच्छा, तो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है, प्रमोशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, कॉन्टेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। ये तो हम लोग बैठ के साइड पर ये सोचते हैं ना, नहीं, वो बड़े समझदार लोग होते हैं, उन्हें पता है कि हम ये क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो इतने बड़े मुकाम पे चले गए पैसों के एतबार से, उन्हें अगर ये टेक्निक ना आती हो तो वो कहीं पहुंच सकते हैं उसके ऊपर? नहीं हो सकते। अब देखिए ना, अब मिसाल के तौर पर उन्होंने बड़े अदाकारों को बुला लिया। अब जब उस अदाकार को जो देखने वाले लोग हैं वो अब अंबानी को भी जानते हैं,
सही बात तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। तो वैसे अंबानी को वो कभी भी ना जानते। अगर उसने शकीरा को बुला लिया तो शकीरा का जितना ऑडियंस है वो अंबानी तक आ गया। तो अंबानी को और क्या चाहिए? अंबानी जाके जितना कोशिश कर लेता है शकीरा के इलाके में अपनी शोहरत की, कोई नहीं जानता उसको, कोई नहीं जानता। लेकिन शकीरा के आने से शकीरा वाली ऑडियंस उसकी ऑडियंस हो गई, शाहरुख खान वाली ऑडियंस उसकी ऑडियंस हो गई। ये सब के सब उसी तरह पर है। इसलिए उसने जी भर के लोगों को बुलाया और वहां तक उसकी कंपनी चली गई, उसके मामला चले गए। जबरदस्त। और गिफ्ट्स भी बड़े महंगे महंगे मिले, महंगे महंगे, बिल्कुल। उसने सब कुछ किया। उसने देखें, मसलन उसने अगर बजट बनाया मैंने 2 खरब खर्च करना है या 5 खरब करना है, तो उसने साथ ही ये बनाया होगा इस 5 खरब के नतीजे में मुझे फायदा 6 खरब का है, 8 का है, 10 का है, 15 का है, 20 का है, तभी मैं खर्च करूंगा। और उसने खर्च इसी बुनियाद पर किया होगा। जनाब जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। ऑनर्ड। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।